खबरों से आगे में आज शाम दिन रात की मनफी खबरें आपको कैसे मुतासिर कर रही हैं? क्या दहशतगर्द हमलों और हादसात का शिकार अफराद को सिर्फ हमारी तसल्ली की जरूरत है या नफ्सियाती मदद की भी? इन सवालों पर देखिए माहिर नफ्सियात की राय आज के खुसूसी शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम बात करेंगे एक बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही अहम मौजू पर। पाकिस्तान में पिछले 10 बरसों के दौरान हज़ारों लोग दहशतगर्द हमलों का शिकार हुए हैं। इनमें से कई अल्लाह को प्यारे हो गए और कई आज भी अपने प्यारों की दर्दनाक मौत के गम से लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो या तो मजदूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर दूसरों का सहारा बन रहे हैं। आज के शो में हम इससे कुछ आगे की बात करेंगे, सिर्फ दर्दनाक कहानियों की ही नहीं बल्कि उन लोगों की बात करेंगे जो इन वाक़यात से गुजरे हैं और अपने लवाहिकीन का गम अपने दिल में लेकर बैठे हैं। इस गम को कैसे हल्का किया जा सकता है? क्या उन्हें सिर्फ हमारी और आपकी तसल्लियों की ज़रूरत है या किसी नफ्सियाती मदद की भी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर इरफान सईद। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर इरफान पिछले 15 सालों से अमेरिका में साइकियाट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सदमे से पैदा होने वाले जहनी मसाइल के माहिर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, जब इंसान किसी हौलनाक हादसे का शिकार होता है या अपने किसी प्यारे को जाँ बहक होते देखता है किसी हादसे में, कौन सी स्टेजेस हैं ऐसी जो उसके ऊपर से गुजरती हैं गम की? और पहला रिएक्शन जब भी कोई एक्सीडेंट हादसा होता है डिपेंड होता है कि आपने या तो विटनेस किया, उसको देखा है, या आपने ख़बर सुनी किसी से कि घर वाले गए थे और बम ब्लास्ट हो गया या प्लेन क्रैश हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है इंसान का, एक नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो डिनाइल का होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बच गए हैं या नहीं बचे हैं, जो भी कोई सिचुएशन है। उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन जो होता है आमतौर पे वो एंगर का होता है, उसमें बड़ा गुस्सा में, और स्पेशली फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उस वक्त जो गुस्से में जो होता है वो एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड जो इसका स्टेप जो आता है उसके अंदर वो ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हुआ, किस वजह से ये हादसा हुआ। तो इन सारे स्टेजेस में जब इंसान होता है तो एक कशमकश सी जहन में शुरू हो जाती है और उसमें एक तरह से होपलेसनेस फीलिंग कि आप जो हैं कुछ कर नहीं सकते। और जब आप कुछ कर नहीं सकते तो इंसान के अंदर एक तरह से बेचारगी सी महसूस होने लगती है। उस बेचारगी की वजह से वो इंसान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सदमात के साथ साथ उसकी नींद ख़राब होने लगती हैं, गुस्से में रहना शुरू कर देता है, उसके लिए घरों वालों से लड़ना, रोना और मुसलसल सदमे का रहना शुरू हो जाता है। ये बताइए, कैसे पता लगता है कि इंसान अब सिर्फ सदमे से कोप नहीं कर पा रहा बल्कि वो एक मसले की शक्ल इख्तियार कर रहा है? कैसे ये अंदाज़ा होता है? बहुत कॉमन होता है जब कभी सदमे का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बहुत से लोग जो होते हैं, तकरीबन बहुत से लोग ऐसे जो होते हैं वो सदमे से कोप बड़े आराम से कर लेते हैं, कुछ अरसे बाद नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे रातों को नींद नहीं आ रही, हमेशा गुस्से का शिकार हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, एकदम आइसोलेट हो गए हैं, घबराहट हर वक्त, परेशानी हर वक्त, मिसाल के तौर पे जॉब पे जाना छोड़ दिया या ट्रांसपोर्टेशन लेनी छोड़ दी और रो रहे हैं, धो रहे हैं और 30 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, मुसलसल ये सिम्टम्स हो रही हैं, तो इस वक्त आपको ज़रूर किसी हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि आप इस वक्त कोप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नफ्सियात नहीं कर पा रहे। फ़ोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं ज़हूर साहब, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे ट्रेन स्टेशन पर बम धमाके, लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो बम धमाका हुआ उसमें हलाक हुए। ज़हूर साहब, सबसे पहले तो हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा फिर हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको और आपके ख़ानदान को सब्र अता फ़रमाए। ये बताइए, जब मेरी आपसे फ़ोन पर भी बात हुई थी इस प्रोग्राम से पहले, आपने हमें बताया था कि आपका एक बेटा इस हादसे का शिकार होने के बाद खड़ा भी हुआ, उसने दूसरों की मदद भी की। अगर आप हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा बताएं कि जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद आपने क्या देखा और आपके ख़ानदान के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी? जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे था। मैंने पुलिस की हेल्प ली थी कि प्लेटफार्म नंबर 7 पे हमें छोड़ के आ। मेरे हाथ में पैसे थे, मैंने 50 रुपए अलग किए पुलिस को देने के लिए, तो उस टाइम में ब्लास्ट हो गया। जब ब्लास्ट हुआ तो मेरा ध्यान पैसों की तरफ था, मेरे हाथ खाली हो गया, मेरा बैग जो था वो फट गया था, मेरे बैग में आग लग गई थी। तो बैग मैंने छोड़ दिया, तो सब बच्चे जो थे वो तकरीबन गिर गए थे। तो उसके बाद जब 1-1.5-2 मिनट तक धुआं रहा वहाँ पे, जब मैंने देखा तो सब फैमिली जो थी मेरी लेटी हुई थी जमीन पे,
सब जख्मी हो गए थे। जो मेरा बेटा डेथ हुई है, जिसकी महमूद अहमद नाम था उसका, वो मेरे साथ खड़ा हुआ। तो वो बड़ा जिंदा दिल बच्चा था। तो उसने अपनी छोटी बहन, जो उसकी उम्र 1.5 साल हो गया, उसको उठाने की कोशिश की, तो उससे मैंने पकड़ी और बाकी तकरीबन ऐसा खड़े होने लगे। किसी को कोई उठाने लगा, किसी को कोई उठाने लगा। जो वाक़या डॉक्टर साहब इन्होंने जो बताया, जो मंज़र, वो यकीनन सुनने वालों के लिए, मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह है सुनना, और इन्होंने अपनी आंखों से देखा तो इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा सवाल आप पूछना चाहेंगे या क्या ऐसी बात किसी डॉक्टर को इनसे करनी चाहिए जिससे अंदाज़ा हो सके कि इनकी ज़हनी कैफियत नॉर्मल है या ये किसी आने वाले वक्त में किसी किस्म की मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं? ज़हूर साहब, सबसे पहले तो मुझे आपके तकलीफ़ का सुन के वाकई दुख हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि इंसान में सबसे पहले जब इस तरह की सिचुएशन होती है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो है कि आप, ज़ाहिर बात है, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, आपको गम की वजह से परेशानी भी हो रही होगी। ये एक नॉर्मल रिस्पांस है जो कि हर इंसान को होना चाहिए अगर कि लव वंस जो उसके लॉस हो जाएं। लेकिन अगर आप का एक नॉर्मल रिएक्शन के बाद जब अगर आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ही गुस्से में रहने लगे हैं और आपका दिल चाहता है कि आप जिसने ये किया है उसको मार दें या किसी के साथ गलत काम कर दें क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ, या आपको ऐसा लगने लगा है कि दुनिया जो है ख़त्म हो गई है और मेरी ज़िंदगी का कोई हासिल नहीं है, अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको आने लगें या आपको ऐसा होने लगे कि रातों की नींद उड़ जाए, तो आप ज़रूर इस सिलसिले में कोई मदद देखें। तो क्या आपको ऐसी कोई सिम्टम्स वक्त हैं जो कि आप बता सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ बात करता हूँ या बहस करता हूँ किसी के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट, तो ज़्यादा किसी के साथ मैं बहस नहीं कर सकता। ठीक, तो यानी उनके लिए तो दूसरे लोगों के साथ जो है तकरीबन नॉर्मल है। अभी वो बच्चों का दुख है, तो वो तो औलाद का दुख जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा, औलाद का दुख बहुत ज़्यादा होता है। खबरों से आगे में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे आज के मौजू पर हमें मिलने वाली आपकी राय। फेसबुक पर शेख मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि धमाकों और हादसात की खबरें मेरी जिंदगी में डिप्रेशन और इज़्तिराब पैदा करती हैं। अक्सर तो मैं ये सुनता ही नहीं क्योंकि मेरा पूरा जिस्म अकड़ने लगता है। मैं तो अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखता हूँ। फतेहुल्लाह खान कुंडी कहते हैं कि मुझे परेशानी होती है कि मेरे इर्द गिर्द ये क्या हो रहा है। हर जगह इंसानों का खून क्यों बह रहा है? इंसानियत ने अपना वकार क्यों खो दिया है? अंबर नदीम कहती हैं कि ऐसी खबरें सुनकर हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और R.A. भट्ट का कहना है कि उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और अगर ये कहा जाए कि हम जहनी अजियत का शिकार हो जाते हैं तो गलत ना होगा। Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। उनको बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। खबरों से आगे में आज हमारा मौजू है मनफी खबरों का आपकी नफ्सियात पर असर। आज की गुफ्तगू से पहले एक नज़र फेसबुक फीडबैक पर। नेक मोहम्मद का कहना है कि जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सब आफात और हादसात पाकिस्तान में ही होते हैं। हमें इन हादसात ने न सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है बल्कि जहनी मरीज भी बना दिया है। साइमन जावेद महसूस करते हैं कि हम अपने ही मुल्क में आज़ाद नहीं हैं, उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है। फहद बलोच कहते हैं कि एक तड़पते जानवर को भी देखकर दुख होता है। हम कब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ख़त्म करेंगे? ज़हूर साहब के अलावा इस वक्त हमारे साथ
लाइन पर कराची से मौजूद हैं बहराम मलिक, उनकी बहन गजाला मलिक बोजा एयरलाइन के उस बदकिस्मत जहाज़ की एयर होस्टेस थीं जिसके हादसे में 127 अफराद हलाक हो गए। हमारी कोशिश थी बहराम साहब से स्काइप के ज़रिए बात करते ताकि आप उनसे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो उनको देख सकते, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन बहराम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का, और जैसे हमने ज़हूर साहब से भी कहा, हमारी तमाम तर दुआएँ आपके साथ हैं। आपने हमें बताया था कि आपका एक भाई पहले ही एक हादसे में कई बरस पहले हलाक हो चुका है, आपकी बहन हलाक हुई और आपकी वालदा पे बहुत सख्त गुजरा ये वक्त। कुछ बताइए हमें अपनी वालदा की सूरत हाल के बारे में, किस सूरत हाल से गुजर रही है वो इस वक्त? मेरी वालदा के साथ जो कैसी है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो टेंस हो गई है और बहुत ज़्यादा इस वक्त दुखी भी हैं, तो होती भी रहती हैं। ऊपर से कंडीशन भी उनकी सही नहीं है, इससे जो बीमार भी थी वो। और अभी 4 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई जो कि एक्सीडेंटल डेथ थी। उसके बाद मेरे अभी 8 महीने पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है और अभी एकदम से हुआ मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट, इसकी वजह से वालिदा की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है अभी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, जैसे उन्होंने बताया कि जके बाद दीगर इनके ख़ानदान के ऊपर बहुत बुरे वक्त आए हैं, कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो डिप्रेशन की मरीज़ा हो सकती हैं? और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में इस वक्त मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में इतनी नॉलेज लोगों को आमतौर पे नहीं है, तो वो ओवरलुक किया जाता है अक्सर। आमतौर पर जो मैंने नोट किया है, पाकिस्तान में सिम्टम्स होती हैं, लोग घबराहट का रिपोर्ट करते हैं कि हमेशा घबराहट सी रहने लगी है, रातों की नींद उड़ गई है, किसी के पास आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, खाने को दिल नहीं चाहता। अगर उनको ऐसी सिम्टम्स कंटिन्यूसली होने लगे, और स्पेशली जब आप बता रहे हैं कि हादसात के बाद हादसात हो रहे हैं उनको मुसलसल, तो इसके मायने ये हैं कि उनके ऊपर मुसलसल प्रेशर पड़ रहा है। तो अक्सर वहाँ पे अक्सर ऐसा होने लगा है कि उनको सम एंजाइटी की मेडिकेशन दे दी जाती हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि एंजाइटी मेडिकेशन से एडिक्शन हो जाती है और फिर वो लोग मुसलसल लेने लगते हैं। उसके मुकाबले में उनका ट्रीटमेंट होने के बजाय वो एक तरह से और डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिकेशन के लिए। तो अगर एंजाइटी मेडिकेशन को दी जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे से वक्फे के लिए दी जाए और फिर इनका डिप्रेशन ट्रीट की जाए। उसमें साइकोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है और मेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए ताकि वो उनकी मदद कर सकें। बहराम साहब, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आपकी वालदा किसी किस्म के डिप्रेशन से या किसी शदीद ज़हनी दबाव से इस वक्त गुजर रही हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, उनके साथ मेरी वालिदा का ये प्रॉब्लम है कि रात को अक्सर नींद वगैरह नहीं आती उनको और लोगों से ज़्यादा मिलने का बिल्कुल सिलसिला इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये प्रॉब्लम तो है। इनकी वालदा, जैसे उन्होंने कहा, लोगों से नहीं बातचीत करना चाह रही हैं इस वक्त, क्या इज़ दैट अ नॉर्मल रिएक्शन? क्या उनको कोशिश करनी चाहिए लोगों से बात करने की, या अभी अगर वो अपने आप को अलहदा करती हैं तो दैट्स ओके? ये टेम्प्रेरी अगर अलहदा करती हैं तो इज़ ओके, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अभी सदमा फ्रेश है और उसकी वजह से उनकी ऐसी फीलिंग्स होंगी, किसी से बात करते वो डर रही होंगी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट उनके लिए ये है। और ज़ाहिर बात है सदमा बार बार रिपीट किया जाता है तो उसकी वजह से और सदमा बढ़ सकता है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से मिला जाए, जो जिनसे उनका ट्रस्ट है, जैसे औलाद है या बहन है, कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे वो मिल सकती है, अपना दुख बांट सकती हैं, तो उनसे ज़रूर बात करें, ताकि उससे दुख बांटने से, शेयर करने से दुख कम होता है। लेकिन अगर वो अपने सब कुछ अंदर लेके बैठेंगी तो इसके मायने ये है कि वो और डिप्रेस होती चली जाएंगी। तो जिस तरह कहते हैं कि रोने से थोड़ा सा तकलीफ आसान हो जाती है, इस तरह बात करने से भी आसानी होती है। और बहुत से हमारे जो नाज़रीन और देख रहे हैं जो शायद इस तरह के क्राइसिस से गुजर चुके हैं, उनके बच्चे, उनकी अहलिया या उनके खामन क्या कर सकते हैं उनके लिए? बहुत से तरीके हैं ऑफ कोर्स के पहले तो अपनी रिलेशनशिप जो भी उनका सिलसिला है, सारी बात है, एक दूसरे से मियाँ बीवी लड़ने झगड़ने लगते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, अगर हम उधर गए नहीं होते तो ऐसा नहीं होता और तुम्हारी गलती थी और मेरी गलती थी, जो भी है। तो पहली तो बात यह कि एक दूसरे लड़ने झगड़ने के बजाय इस बात को सोचा जाए कि हम क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि जो गुजर गया उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो गुस्सा जो कुछ है आपने उसको पॉजिटिव चीज़ में चेंज करें। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइवर, कि उनकी बच्ची का इंतकाल किसी ड्रंक ड्राइवर की वजह से हुआ, तो उन्होंने स्टार्ट किए एक तरह से प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो ड्रंक ड्राइवर्स के अगेंस्ट था। तो इस तरह आप देखें कि अपने मुल्क में आप किस तरह उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह लोगों की इस तरह हेल्प हो, ताकि वो जो गुस्सा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। किसी पॉजिटिव तरीके से अपने गुस्से को चैनल करें। ये बताइए डॉक्टर साहब, बिफोर वी गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डिप्रेशन की वजह से कोई संजीदा जिस्मानी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं? सर दर्द तो और पेट दर्द तो आमतौर पर लोग शिकायत करते हैं, अदर देन दैट क्या
हो सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि एक्चुअली डिप्रेशन क्या होता है। जब इंसान का तजुर्बा होता है किसी हादसे से, तो दिमाग के अंदर एक ख़ास किस्म के कॉर्टिसोल सिस्टम होता है जो कि वो इफेक्ट हो जाता है। जब उसका डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से सारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स आती हैं, जिसमें एंजाइटी सिम्टम्स हैं, जैसे घबराहट होना, दिल का धड़कना। और स्टडी से ये फाइंड किया गया है जिन लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी की सिम्टम्स होती है उनमें हार्ट डिजीज़, कैंसर और शुगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि पूरा हार्मोनल सिस्टम डिसरेगुलेशन होता है तो उसके सारे हार्मोनल सिस्टम इफेक्टेड होते हैं। तो होता ये है कि हम शुगर की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं लेकिन डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं। जो तुम जड़ को ट्रीट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपकी दूसरी चीज़ें कैसे सही होंगी, मसाइल कैसे सही होंगे। खबरों से आगे में अब लेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले आज के मौजू पर हमें मिलने वाली आपकी राय। फेसबुक पर फराह कामरान कहती हैं कि हकाइक से मुंह मोड़ने के बजाय उनसे इबरत पकड़नी चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। मुझे ऐसे वाक़यात देखकर दुख भी होता है और अपने प्यारों की फिक्र भी। सफीरुद्दीन का कहना है कि मुझे 24 घंटे काम करके भी शायद इतनी थकन न हो जो मैं बुरी खबरें सुनकर महसूस करता हूँ। अकमल सिद्दीकी कहते हैं कि शुरू में तो परेशानी होती थी लेकिन अब तो बुरी खबरें आम बात हो गई हैं। और मोहम्मद जावेद असलम को लगता है कि जिंदगी का कोई फायदा नहीं जब इसका कोई भरोसा ही नहीं। उनका कुछ करने, कुछ सोचने को दिल नहीं करता। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। खबरों से आगे में आज हमारा मौजू है मनफी खबरों का आपकी नफ्सियात पर असर। गुफ्तगू पर जाने से पहले एक नज़र फेसबुक पर। इंतखाब अहमद कहते हैं कि जब एक्सीडेंट की खबर होती है तो मीडिया वाले कहते हैं कि सबसे पहले ये खबर हमने आप तक पहुंचाई। वो ये नहीं समझते कि इससे हादसे का शिकार लोगों के घर वालों पर क्या गुजरती है। बेहतर यही है कि मैं चैनल बदल लूं और कार्टून नेटवर्क देख लूं। न्यूज़ चैनल की तरह परेशान तो नहीं करेगा। जुबैदा खान उन लोगों के लिए दुआ करती हैं जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं। इस तरह उनकी परेशानी भी कुछ कम हो जाती है। और बदर मुनीर को गुस्से और अफसोस के बावजूद उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान में मुकम्मल अमन होगा। लोग हमेशा मुस्कुराएंगे और एक कामयाब और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। हमें कुछ लोगों के फ़ोन्स भी आए जो आपसे सवाल करना चाहते थे। बीनिश अहमद ने पेशावर से हमें कॉल की थी। उसका टॉपिक यही था कि लोग बाज़ औक़ात बुरी आदतों की तरफ भी चले जाते हैं ज़हनी सदमे की वजह से। ड्रग्स का इस्तेमाल, नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, नींद आवर गोलियों का इस्तेमाल। सो हम पहले बीनिश अहमद की कॉल हमारे व्यूअर्स के लिए प्ले करेंगे ताकि वो भी सुन लें कि सवाल क्या था, डॉक्टर साहब भी सुन लें कि सवाल क्या। सो बीनिश अहमद की कॉल हम सुनना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में बेशुमार मसाइल हैं, लोग बेदना उलझनों और मसाइल का शिकार हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो नींद से महरूम हो जाते हैं और दवाइयाँ खाने लगते हैं। क्या नींद हासिल करने के लिए हमेशा उन्हें दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी या कोई और मुतबादिल भी मौजूद है? आपका सवाल सुन के वाकई मुझे काफ़ी सिलसिले याद आ गए। पाकिस्तान में मैं कई बार अपने फैमिली फ्रेंड से मिला हूँ और यही मैंने नोट किया कि उनको नींद आवर दवाएं दे दी जाती हैं और समझा जाता है कि ट्रीटमेंट हो गया। और ये बहुत ही गलत अप्रोच है क्योंकि नींद आवर दवाएं जो होती हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए दी जानी चाहिए, जबकि इनिशियल स्टेज होता है जब ट्रॉमा होता है, इंसान की घबराहट है, परेशानी है, ताकि उसको सुकून मिल जाए। लेकिन अगर उनका लॉन्ग टर्म मोर देन 30 डेज़ अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके मायने ये हैं कि वो आप एडिक्शन होती चली जाएगी और उसकी वजह से आप दूसरी जिम्मेदार प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, मिसाल नशावर दवाएँ इस्तेमाल करना और दूसरी चीज़ें। लेकिन आप अपनी जो हादसा है आप उसको भुला नहीं सकते हैं। जब भी आपकी आँख खुलेगी वो हादसा फिर आपके सामने खड़ा होगा। तो उसका ट्रीटमेंट जो है उसके लिए साइकोथेरेपी एंड सम डिप्रेशन मेडिकेशन जो कि हेल्प करती हैं उस टाइप की सिम्टम्स को, ना कि सिर्फ आपको नींद ला के और फिर होता ये कि आप पहले एक बार गोली लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अब बढ़ती चली जाएगी ज़रूरत और आपका हादसा वहीं कहीं रहेगा जब तक हादसा डील नहीं करेंगे आप। एक और फ़ोन कॉल की तरफ कुछ ही लम्हों में जाएंगे। डॉक्टर साहब ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है कि मर्द और औरत जो हैं वो किसी भी सिचुएशन को मुख्तलिफ तरह से प्रोसेस करते हैं। उनका सोच का तरीका फ़र्क है, उनका केमिकल बैलेंस जिस्मानी फ़र्क है।
ہماری سوسائٹی میں بھی، پاکستان میں اور امریکہ میں بھی بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں مردوں اور عورتوں میں اس فرق کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرد غم کا یا کم اظہار کرتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو اسے بعض اوقات کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ سے مردوں پہ بہت پریشر پڑ جاتا ہے، ان کو سب کا سہارا بھی بننا ہے. آپ یہ بتائیے، کیا مرد کی طرف سے غم کا، تکلیف کا اظہار یا آنسو کمزوری کی نشانی سمجھے جانے چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک انسان کا نارمل ریئیکشن ہے. اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کو رونا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ رونے سے کمزوری نہیں ہے رونے سے، بلکہ کمزوری چھپانے سے ہے. اگر آپ اپنے غم کو چھپا رہے ہیں تو وہ آپ کی کمزوری ہے. اپنے غم کو بتائیے، اس کو شیئر کیجیے اور اس کا علاج کیجیے. ہم نے بات کی ان انڈیویجولز کے حوالے سے، ان انفرادی لوگوں کے حوالے سے جو حادثات کا شکار ہوئے ہیں، جن کے اپنے گھر میں یہ تکلیف انہوں نے بہت قریب سے اس کا تجربہ کیا ہے. لیکن بہت سے لاکھوں انفیکٹ ایسے لوگ اس وقت پاکستان میں ہیں جو ٹی وی پر ایسی خبریں دیکھتے ہیں. دن رات کی بری خبریں جب ٹی وی پر نظر آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پہ ایک تکلیف، آپ کو اس کا بھی احساس ہوتا ہے. ہمیں کال آئی ایک لاہور سے فیصل علی کی، ہم وہ پلے کرنا چاہیں گے پہلے تاکہ ہمارے ویورز اور ڈاکٹر صاحب سن لیں کہ سوال کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جب ہم لوگ میڈیا میں دیکھتے ہیں، بم بلاسٹ دیکھتے ہیں، یہ دوسری چیزیں جیسے ابھی لیاری آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں، اس کی وجہ سے آف کورس بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے صرف یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اس ڈپریشن سے کیسے قابو کر سکتے ہیں. کس قسم کی ایکٹیویٹیز، کیا ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں یا پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ تاکہ اس کا ہم پہ اتنا سائیکولوجیکل امپیکٹ نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں گے تو پھر اور بھی بہت سے مسئلے پیدا ہو جائیں گے ہمارے لیے بھی. لیکن یہ بتائیے کہ واقعی جب دن رات ٹی وی پر دیکھتے ہیں لوگ، کیا کریں اپنے مائنڈ کو کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف کیسے لے کے جائیں کہ ایک کانسٹنٹ بمبارڈمنٹ آف نیگیٹو نیوز سے کچھ بچا جا سکے؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا کام انفارمیشن دینا. تو اگر آپ نے انفارمیشن لے لی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر بم بلاسٹ کی آپ نے خبر سن لی، اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھتے رہیں اور ریپیٹ کرتے رہیں اسی بات کو، تو وہ ٹراما ریپیٹنگ ہو رہا ہے اٹ سیلف. تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ جو ہیں گھبرانے شروع ہو جاتے ہیں، آپ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے، یا آپ نے جانا چھوڑ دیا بازاروں میں کہ اب ڈر کے مارے وہاں پہ تو بم بلاسٹ ہوتا ہے. تو بہت سارے نگیٹو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ آپ نے نیوز کا ٹائم ہوتا ہے، ایک نیوز ٹائم میں آپ نے خبریں سن لی، آپ کو پتہ چل گیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کو انالائز کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے عام طور پہ عام لوگ کہ اس کو جج کر سکیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اپنے ٹائم کو پازیٹیو چیزوں میں لگا کے، مثال کے طور پہ اگر اسپورٹس میں ہیں اسپورٹس کریں، ریڈنگ کریں، بکس پڑھیں، اور اچھے دوسرے پروگرام بھی ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان کو انجوائے کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جن حالات اور مسائل کی ہم آج بات کر رہے ہیں انہیں چند منٹوں میں ڈسکس کر کے تو بہتر نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ان کے بارے میں بات کر کے ہی ہم ان کے حل کی جانب آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. آپ کا غم اور آپ کی تکلیف شاید آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تکلیف آپ کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے تو مدد کے لیے ضرور کسی ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کے پاس جائیے. جذبات اور احساسات کمزوری کی نشانی نہیں ہیں، یہ ایک سوچتے سمجھتے دل اور دماغ کی علامت ہے. اس امید کے ساتھ کہ اس گفتگو سے کچھ لوگوں کا ضرور بھلا ہوا ہوگا، ہم اسے یہی ختم کریں گے. ڈاکٹر عرفان سعید، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ان کالرز کا بھی اور ان شرکاء کا بھی جنہوں نے اپنے سوال شیئر کیے، اپنا دکھ ہمارے ساتھ شیئر کیا، بہت بہت شکریہ. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.